अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप तमाम बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल फेमस उर्दू एकेडमी पर मैं इस्तकबाल करता हूं। आज हम लोग नज़म का सेक्शन पढ़ने वाले हैं और नज़म में जो 5 चैप्टर है वो एक क्लास में मुकम्मल होने वाली है। तो आप लोग एकदम एक्टिव हो जाइए, तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम ये जान लें कि नज़म किसे कहते हैं। नज़म की तारीफ़ को हम समझ लेते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले आप हमारे इस YouTube चैनल फेमस उर्दू एकेडमी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जा कर के और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको बआसानी से तमाम वीडियो जो है मिलती रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि नज़म की तारीफ़, नज़म किसे कहते हैं। उसके बाद हम जो आपके नज़म लिखने वाले हैं उनके बारे में जानेंगे इस वीडियो में मुकम्मल तरीके से। आम तौर से नसर के मुकाबले में नज़म का इस्तेमाल किया जाता है। नसर तो आप समझ रहे होंगे, जिसमें अफसाना, नावल, मकाला और तमाम चीज़ें आती है। इस तरीके से नज़म को छोड़ करके तो आम तौर से नसर के मुकाबले नज़म का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि शायर जो है अपनी बात को 2 लाइन में, 1 लाइन में, मतलब बहुत छोटे कम लफ्ज़ों में जो है अपनी बात को बआसानी दूसरों तक पहुंचाने का काम करता है नज़म से। यानी उर्दू शायरी में नज़म अलग से एक सिन्फ भी है। जैसे नसर एक अलग सिन्फ है, वैसे नज़म एक अलग सिन्फ है। नज़म एक अलग सिन्फ है, ये अलग है और ये अलग है, एक अलग सिन्फ है जिसमें किसी ख़ास मौजू पर मुसलसल ख़यालात पेश किए जाते हैं। कोई एक मौजू, एक टॉपिक कोई भी शायर पकड़ता है और उसमें पूरा उसी के मुतालिक जो है अपने अल्फाज और ख़यालात को पिरोता है। नज़म के तमाम अशार ख़याल के लिहाज से आपस में मरबूत होते हैं। मरबूत का मतलब है मिले हुए होते हैं। चुनांचे नज़म के बीच से अगर किसी शेर को निकाल दिया जाए तो नज़म के ख़यालात का सिलसिला टूट जाता है। जो वो कहना चाहते हैं वो चितिर बितिर हो जाता है। नज़म में एक उन्वान होता है। इस उन्वान के तहत शायर अशार कहता है। कोई भी एक उन्वान, एक टॉपिक कोई भी शायर पकड़ता है और उसके मुतालिक पूरी बातें अपनी करता है वो। जिस तरीके से हम अभी पढ़ेंगे मनाज़िर कुदरत के बारे में कि मनाज़िर कुदरत जो आप में है उसको लिखने वाले कौन हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले जो है मनाज़िर कुदरत, यानी कुदरत का नज़ारा। कुदरत का नज़ारा यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कैसी कैसी चीज़ें पैदा की है, कितनी खूबसूरत और हसीन दुनिया है, उसको शायर ने इसमें पिरोया है नज़म में। वो जो है देहरादून का सफ़र करते हैं। जिस तरीके से हम मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, या फिर कह लीजिए कि हनीमून मनाने जाते हैं, तो वो नज़ारा देखते हैं। तो ये भी एक जगह घूमने गए देहरादून और वहाँ उन्होंने बहुत खूबसूरत नज़ारा देखा। जब इन्होंने खूबसूरत नज़ारा देखा तो उसको जो है नज़म की सूरत में पिरोया है और उस शायर का नाम है चकबस्त। तो चलिए हम चकबस्त के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि शायर से कुछ आता नहीं, नज़म से कुछ आता नहीं, कुछ पूछा नहीं जाता है, इसलिए नज़म के सेक्शन को हम हटा देंगे। सिर्फ उनके जो लिखने वाले हैं, लेखक हैं, उनके बारे में जान लेंगे और क्या कहना चाहते हैं वो जो हम बता दिए अभी आपको कि अल्लाह की कुदरत को इसमें वो उन्होंने दर्शाया है, बताया है वो। चलिए चकबस्त के बारे में जानते हैं। चकबस्त का पूरा नाम जो है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से इसे जानना नहायत ज़रूरी है। पंडित बिरिज नारायण, उनका पूरा नाम क्या है? पंडित बिरिज नारायण। और चकबस्त तखल्लुस था। तखल्लुस जो शायर या अदीब अपने नाम के इवज़ में छोटा सा नाम रख लेते हैं, उसे हम तखल्लुस कहते हैं। उनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद यूपी में हुई। कहाँ हुई? फैज़ाबाद यूपी में हुई। कब हुई? 1882 ईस्वी में। उन्होंने कहाँ कहाँ तालीम हासिल की? तो उन्होंने जो है लखनऊ आकर इब्तदाई तालीम हासिल की और वहीं अवे किंग कॉलेज लखनऊ में दाखिला लिया।
इब्तदाई तालीम मेट्रिकुलेशन तक किया। उसके बाद उन्होंने अवेकिंग कॉलेज लखनऊ में दाखिला लिया और 1905 ईस्वी में बीए पास किया। कब? 1905 ईस्वी में उन्होंने बीए पास किया और 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तहान भी शुरू कर दिया। वकालत का इम्तहान भी शुरू कर दिया, यानी कि वकालत करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तहान पास किया और वकालत भी शुरू कर दिया, है ना, और वकालत भी शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लखनऊ के बड़े वकीलों में माने जाने पहचान उनकी बन गई, बड़े वकीलों में शुमार होने लगा उनका भी। लेकिन कहते हैं कि उम्र साथ नहीं दी, ये भी होता है। उनकी वफ़ात कैसे हुई देखिए। उनका इंतकाल जो है 1926 ईस्वी में चकबस्त एक मुकदमा के सिलसिले में रायबरेली गए, यानी लखनऊ से उनका रायबरेली जाना हुआ किसी मुकदमे के सिलसिले में। वहाँ अदालत में कामयाबी के साथ बहस की उन्होंने, जो बहस व मुबाहिसा होती है जज साहब से, वो कर लिए। उसके बाद उसी दिन सहपहर यानी कि दोपहर के बाद जो तीसरा पहर आता, 3 से 4-5 बजे का वक्त होता है, ये सहपहर कहलाता है। सहपहर को लखनऊ जाने के लिए स्टेशन आए, ट्रेन पर बैठे ही थे कि दिमाग पर फालिज का हमला हुआ और स्टेशन पर ही इंतकाल हो गया। इलाज कोई कारआमद साबित नहीं हुआ। ये था चकबस्त के मुताल्लिक़। एक और चीज़ आप जान लीजिए कि वो शायरी में जो है आतिश, मिर्ज़ा गालिब और अनीस के शहदाई थे, तकलीद करते थे। मतलब कि उन लोगों को सुनते भी थे और जैसा वो लोग लिखा करते थे, ये भी कोशिश करते थे कि हम भी इन्हीं लोगों की तरह लिखें। ये था चकबस्त के मुताल्लिक़ जिन्होंने मनाज़िर कुदरत को लिखा है। अब हम लोग अगला चैप्टर को पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं दूसरी नज़म इंडिया गेट, और अभी इसी वीडियो में हम जानेंगे खड़ा डिनर। ये दोनों देखिए, इंडिया गेट के जो लिखने वाले हैं वो है जगन्नाथ आज़ाद, और इस नज़म में जगन्नाथ आज़ाद जो है हिंदुस्तान की तारीफ़ की है, इंडिया गेट की तारीफ़ की है कि इंडिया गेट की जो तारीफ़ की है उसमें हिंदुस्तान की शान को बताया गया है। बस यही चीज़ है, आप जान लीजिए। इंडिया गेट के जो राइटर है, लेखक है, उसके मुताल्लिक़ इसके लेखक है जगन्नाथ आज़ाद। कौन है? जगन्नाथ आज़ाद हैं इसके लेखक। और जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का जो नाम था, अब्बू का जो नाम था, वो था तलूक चंद महरूम। उनका इंतकाल 25 जुलाई 2004 को दिल्ली में हुआ। 25 जुलाई 2004 ईस्वी को उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। और उनकी पैदाइश कहाँ हुई? पाकिस्तान के ज़िला मियानोवाली के ईसा खेल कस्बा में। ईसा खेल कस्बा कहते हैं गाँव को कहते हैं, कस्बा गांव को कहते हैं। खेल कस्बा में 1918 ईस्वी को हुई। उनकी पैदाइश पाकिस्तान के ज़िला मियानोवाली के ईसा खेल कस्बा में 1918 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई। अब किस वक्त वो इंडिया आए? तो ये देखिए, जब मुल्क का बंटवारा हो रहा था 1947 ईस्वी में, तो सितंबर 1947 ईस्वी में दिल्ली चले आए। तालीम ही के सिलसिले में आए होंगे तो वो दिल्ली चले आए। चलिए, अब हम लोग, ये हो गया एक चैप्टर का कि जो राइटर है, लेखक है, उसके मुतालिक इंडिया गेट को इन्होंने लिखा है। अब हम दूसरा एक मज़ाहिया शायरी जो लिखते हैं सैयद अहमद जाफ़री, उसके मुतालिक जानते हैं। उन्होंने आपके जो निसाब में शामिल है खड़ा डिनर, मतलब एक आदमी जो है मॉडर्न मगरिबी तहज़ीब को अपना रहा है, जाता है शादी हॉल में तो खड़ा खाना लेता है प्लेट में और खाता है, और बाज़ लोगों को जो पीछे रह जाते हैं उनको मिलता ही नहीं। ये तमाम चीज़ें उसमें मज़ाहिया अंदाज में पेश किए हैं। आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, हम उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उनका तारुफ जान लेते हैं कि खड़ा डिनर को लिखने वाले जो सैयद अहमद जाफ़री है, उनके मुतालिक क्या चीज़ें आपकी किताब में लिखी हुई है। देखिए,
उनकी जो पैदाइश, उनका जो असल नाम है वह है सैयद मोहम्मद जाफ़री। उनका असल नाम क्या था? सैयद मोहम्मद जाफ़री। और उनके अब्बू का नाम, उनके वालिद का जो नाम था वो था सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। क्या था? सैयद मोहम्मद। उनका सैयद मोहम्मद जाफ़री और या सैयद मोहम्मद अली जाफ़री उनके वालिद का नाम है, मोहम्मद अली जाफ़री, याद रखिएगा। उनकी पैदाइश 1905 ईस्वी में लाहौर में हुई। ये भी पाकिस्तान ही में पैदा हुए, ये भी पाकिस्तान ही में पैदा हुए। उनकी वफ़ात कब हुई? 7 जनवरी 1976 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ। 7 जनवरी 1976 ईस्वी को उनका इंतकाल हुआ। और उन्होंने मज़ाहिया शायरी में लोहा मनवाया था। बहुत बड़े शायर थे मज़ाहिया शायरी के, इसलिए उन्होंने किताब भी लिखी है शौफ़िय तहरीर। ये जो है मज़ाहिया शायरी का मजमूआ है, बहुत सारी मज़ाहिया शायरी लिखी और तमाम को एक जगह जमा कर दिए उन्होंने, तो उसका नाम क्या रखा? शौफ़िय तहरीर। शौफ़िय तहरीर ये मज़ाहिया शायरी का मजमूआ है सैयद अहमद जाफ़री के। चलिए, सैयद अहमद जाफ़री के मुतालिक आप ये जान लीजिए कि उनकी तालीमी सरगर्मी क्या है। उनकी तालीम व तरबियत सूफ़ी ज़ाद भाई सैयद अब्दुल्ला के ज़ेर साया हुई। हमारे यहाँ भी होता है कि कोई पढ़ा लिखा अगर हमारे ख़ानदान में है तो हम उनके साथ लगा देते हैं कि इसको जो है आप अपने अंदाज से पढ़ाइए, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, हमें नहीं मालूम कुछ, इस तरीके से हम लोग कहते हैं। जाफ़री ने शुरू में अरबी और फ़ारसी और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की और 1922 ईस्वी में आला नंबर से, इम्तियाज़ी नंबर से जो है मैट्रिक का इम्तहान उन्होंने पास किया। फिर साइंस के मज़ामीन से बीएससी ऑनर्स किया, फिर साइंस के मज़ामीन से बीएससी ऑनर्स किया और फ़ारसी और अंग्रेज़ी अदबियात में एमए की डिग्री हासिल की। उनको जो है तस्वीर कशी, ख़त्ताती यानी कि नक्शो निगार बनाना बहुत पसंद था। राइटिंग, उनकी राइटिंग स्किल जो होती है वो बहुत अच्छी थी, वो लिखने में माहिर थे, ख़त्ताती भी थे, तस्वीर कशी भी वो अच्छा करते थे और उसमें उन्हें काफ़ी दिलचस्पी थी। चलिए अब हम इसके बाद अगला चैप्टर को अब हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। बिजली का खंबा और नज़म बहुत आसान थी पहले, इसको निदा फ़ाज़ली ने लिखा है। निदा फ़ाज़ली बिजली का खंबा जो शेर है इसमें ये कहना चाहते हैं कि उस ज़माने में बिजली का खंबा नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं थी, बाद में जाकर के आई है। वो जो है टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी आज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और इस्तेमाल हो रहा है, हमारा देश आगे भी बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में आहिस्ता आहिस्ता, तो ये चीज़ें उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है। और नज़म बहुत आसान थी पहले, कि बचपना में जो है आसान होती ही है नज़म, जो पढ़ें नज़म बन गई, ये हाल है नज़म का। चलिए बहरहाल निदा फ़ाज़ली के मुतालिक हम लोग जानते हैं कि निदा फ़ाज़ली की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो निदा फ़ाज़ली के बारे में पहले आप जान लीजिए कि वो जो है हिंदुस्तान ही के थे, लेकिन बंटवारे के वक्त उनकी वालिद, वालदा और बहनें जो है पाकिस्तान चली गई। उनकी पैदाइश 1964 या 65 ईस्वी में ग्वालियर में पैदा हुए। ग्वालियर अभी हिंदुस्तान ही में है, ग्वालियर में पैदा हुए। उनकी वालिद, वालदा और बहनें कराची यानी पाकिस्तान में जा बसे और उन्होंने, उनकी वालिद, वालदा और बहनें कराची में जाके बस गई और जाना पसंद किया, लेकिन निदा फ़ाज़ली की तालीम चल रही थी, वो अभी पढ़ रहे थे, इस वजह से उन्होंने हिंदुस्तान ही में रहना पसंद किया। चलिए, उन्होंने उर्दू और हिंदी में एमए किया था, उन्होंने उर्दू और हिंदी में एमए किया था। वो जो है अपनी जो भी कहानी लिखते थे, जो भी नज़म लिखते थे, तमाम चीज़ों में वो कमज़ोर और पसमानदा तबके जो हैं उनके मुताल्लिक़, उनके हकूक़ के मुताल्लिक़ उनकी आवाज़ बन कर के उभरते थे। वो थे कमज़ोर और पसमानदा तबके के मसाइल को अपनी तख्लीक़ात में उभारा करते थे वो। चलिए, उनकी किताबें हैं, कुछ उनके शेरी मजमूए हैं, लफ्ज़ों का पुल, मोर नाच, आँख और ख्वाब के दरमियान, खोया हुआ सा कुछ, शहर मेरे साथ चल, ज़िंदगी की तड़प वगैरह। ये क्या है, उनकी कुछ किताबें हैं जो शेरी मजमूए हैं। वो फ़ाज़ली ने शायरी के साथ नसर में भी तख्लीक़ी और तनक़ीदी कारनामे अंजाम दिए हैं। मैं वो भी कुछ किताबें लिखी हुई हैं,
उनका नाम बताता हूँ। जैसे उसमें है मुलाकातें, तनकीदी मज़ामीन हैं, दीवारों के बाहर सवानही नाविल है, दीवारों के बीच सवानही नाविल है, चेहरे एक खाका है, और दुनिया मेरे आगे, ये जो है दुनिया मेरे आगे ये क्या है, खाका है, और ये तमाम चीज़ें शामिल हैं उनके नसर और तनकीद वग़ैरह में। उन्होंने मशरिक़ और मग़रिब में यानी पूरी दुनिया में घूम घूम करके हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया, यहाँ की नुमाइंदगी की। जिस तरीके से जर्मनी में, यूए में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जा करके हिंदुस्तान की शायरों की, हिंदुस्तान की जो है हिंदुस्तान की अदीबों की जो है नुमाइंदगी उन्होंने बाहर में जा कर के, विदेश में जा कर के की, और उनको बहुत सारा पुरस्कार भी मिला। उनको जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड, शिखर सम्मान और गालिब अवार्ड, खुसरू अवार्ड वगैरह उनको मिले। इसके अलावा वो अभी ज़िंदे हैं, हयात से हैं, तो अभी और कलमी सफ़र अभी उनका जारी है। चलिए हम अब अगला टॉपिक को देखते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अगला चैप्टर, हम नौजवान हैं। इसके लिखने वाले जो हैं वो परवेज़ शाहिदी हैं। कौन है? परवेज़ शाहिदी हैं। वो जो है जवानी के आलम में जो बच्चे होते हैं किस तरीके से करते हैं, हम लोग नौजवान हैं, हमारे जज्बात को, हमारे एहसासात को इन्होंने इस नज़म में पिरोया है, लिखा है। और कलकत्ता के एक मुशायरे में भी इसको उन्होंने नौजवानों की महफिल में नौजवानों की ख्वाहिश पर सुना दिया था। नौजवान भी मचल उठे थे। आप भी इसे ज़रूर पढ़िएगा। खैर, जो इनके लिखने वाले हैं हम नौजवान हैं, वो है परवेज़ शाहिदी। तो परवेज़ शाहिदी के मुतालिक हम जान लेते हैं इनका तारुफ। सबसे पहले देखो, परवेज़ शाहिदी का असल नाम सैयद अकरम हुसैन था। क्या था? सैयद अकरम हुसैन। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? सैयद अकरम हुसैन था। और उनके वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन था। उनके अब्बू का नाम क्या था? सैयद अहमद हुसैन उनके वालिद साहब का नाम था। उनकी पैदाइश 1910 ईस्वी को लोधी कटरा पटना सिटी में हुई। पटना में एक जगह है लोधी कटरा, वहां इनकी पैदाइश हुई, वहां उनका जो है जन्म हुआ। उन्होंने 8 साल की उम्र में ही शेर व शायरी शुरू कर दी थी, और पहले शुरू में 8 साल की उम्र में शायरी शुरू की। और शुरू में अकरम तखल्लुस रखते थे, बाद में जाके परवेज़ तखल्लुस रखने लगे। और उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वहाँ पढ़ाई, शोबे उर्दू में वहाँ अच्छे ओहदे पर फाइज रहे। और बीच में जो है जब कलकत्ता पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, तालीम को मुकम्मल करने के बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू में अच्छे ओहदे पर थे, उस वक्त इनकी शादी हुई फजीलतुन्निसा बेगम से। किससे? इनकी शादी किससे? फजीलतुन्निसा बेगम से हुई। फजीलतुन्निसा बेगम से, जो कि ये भी पढ़ी लिखी औरत थी, पढ़ी लिखे ख़ानदान से थी। तो इनसे शादी हुई परवेज़ शाहिदी की। और इन्होंने जो है, इनके वालिदैन का इंतकाल भी, परवेज़ शाहिदी के वालिदैन का यानी माँ और बाप का इंतकाल, वो जो जब पढ़ ही रहे थे, तालीम ही हासिल कर रहे थे, उसी दरमियान इनके वालिदैन का जो है इंतकाल हो गया, देहांत हो गया। बहरहाल उनका इंतकाल मर्ज़ तनफ़ुस और कसरत नोशी की वजह से, ज़्यादा खान पान जो है, शिकर गुटका, तो ये तमाम चीज़ों की वजह से, कसरत नोशी की वजह से जो है उनका इंतकाल 5 मई 1968 ईस्वी को इंतकाल हो गया। मर्ज़ तनफ़ुस और कसरत नोशी की वजह से 5 मई 1968 ईस्वी को परवेज़ शाहिदी का इंतकाल हो गया। ये उनकी 2 किताबें लिखी हुई है, शेरी मजमुआ है ये, रक़्स हयात और तसलीस हयात, ये दोनों शेरी मजमुआ है। किसके? परवेज़ शाहिदी के, जिसका असल नाम सैयद अकरम हुसैन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, इस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।